हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए आज जो है आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा गॉस का प्रमेय। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, गॉस का प्रमेय। गॉस जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नियम दिया, एक रूल दिया, जिसको उन्हीं के नाम पे रखा गया गॉस का प्रमेय। क्या है गॉस का प्रमेय, आइए बताते हैं। गॉस ने कहा कि कोई अगर बंद पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ, कंडीशन था उनका कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। तो कोई अगर बंद पृष्ठ हो तो उससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखा, वैद्युत फ्लक्स, ध्यान से सुनिएगा, कोई बंद पृष्ठ हो उससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या, या कह सकते हैं वैद्युत फ्लक्स, उससे परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आइए, शायद अभी स्पष्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। गॉस ने कहा कि कोई बंद पृष्ठ हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है, ये आपका कोई बंद पृष्ठ हो गया, बंद होना चाहिए। इसमें आवेश मान लीजिए कि यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, Q1 Q2 है, यहां पर Q3 है, यहां पर Q4 है, अप टू डेट तक बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है। मान लीजिए कि n आवेश है, Qn, ये एक बंद पृष्ठ हो गया, इससे परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब इसी के अंदर ये सब के सब क्या है, आवेश है। कितने आवेश है, n आवेश है। तो गॉस साहब ने कहा कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो अब समझने का प्रयास करिएगा। इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स का मतलब φe किससे डिनोट करते हैं भाई, वैद्युत फ्लक्स बता चुके हैं आप लोगों को कि φe से डिनोट करते हैं। तो कुल वैद्युत फ्लक्स मान लेते हैं φe है। तो गॉस साहब ने कहा कि कुल वैद्युत फ्लक्स φe इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, तो इस पृष्ठ से कितने आवेश परिबद्ध है, कितने आवेश इसमें हैं, तो Q1 Q2 Q3 अप टू डेट Qn n आवेश है। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि कुल आवेश यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू डॉट कितना हो जाएगा, Qn, इसका कुल आवेश का कितना गुना होता है भाई, 1/ε0 गुना होता है। तो देख लीजिए, कुल आवेश हो गए, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ऐसा गॉस साहब ने कहा, ठीक है। अब इसको अगर टोटल को हम मान लीजिए कि मान लें, टोटल को जो है कैसे हम सम करते हैं, समेशन से करते हैं। तो समेशन ऑफ Q मान सकते हैं, QY इंटू क्या हो जाएगा, 1/ε0। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या इस पूरे के जगह पे हम Q मान लें, एक आवेश, यूनिक आवेश, कि इससे परिबद्ध कुल आवेश कितना है, Q है। तो फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q, तो Q इंटू 1/ε0, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो अब देखिए, कुल आवेश हो गया। कुल आवेश का मतलब इससे परिबद्ध जितने भी आवेश हैं उनका परिमाण कितना मान लिया गया, Q मान लिया गया। तो Q इंटू क्या हो जाएगा, 1/ε0 गुना हो जाएगा, ऐसा गॉस साहब ने कहा, ठीक है। अब जो है, तो अब यही चीज लिखा भी गया है, ऐसे ही आप लोग नोट भी कर लेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φe उस पृष्ठ से परिबद्ध, यानी कि इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का मतलब जितने आवेश हैं उसको जोड़ दीजिए, बीजगणितीय योग कर दीजिए, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, आप देख सकते हैं। तो φe इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q/ε0। तो वही लिखा गया, देखिए Q इंटू 1/ε0 यानी कि Q/ε0। तो ये तो उनका था रूल। अब इसको जो है प्रूफ कैसे किया उन्होंने, आइए देखते हैं कि सत्यापन कैसे किया। तो सत्यापन में सबसे पहली बात कि सबसे पहले उनका कंडीशन क्या था कि एक बंद पृष्ठ हो। तो एक बंद पृष्ठ लेंगे पहले, ठीक है। तो और उसके अंदर आवेश
कुछ आवेश रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब आइए, पहले तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, और जिसके अंदर एक आवेश मतलब आवेश रखा हुआ है। एक ही आवेश की हम लोग इसमें बात करेंगे, बहुत से आवेश हो सकते हैं, उसमें से हमने एक आवेश ले लिया। तो माना प्लस क्यू आवेश एक बंद पृष्ठ ए के अंदर। अब बंद पृष्ठ ए, इसका क्षेत्रफल क्या क्या कहा उन्होंने कि ए है, ठीक है, के अंदर बिंदु ओ है। तो अब देखिए, इस बंद पृष्ठ के अंदर जिसका क्षेत्रफल ए है, उसके अंदर एक बिंदु ओ है, और उसी ओ पर ये क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है और इसी पृष्ठ पर एक बिंदु P लिया गया है। आप देख सकते हैं फिगर में कि ये देखिए, ये क्या है आपका, ये आपका बिंदु P है, ठीक है। ये आपका क्या है, बिंदु P है, जो इसी पृष्ठ के अंदर यानी इसी पृष्ठ पर रखा हुआ है। यहां पर बिंदु P है, बिंदु P लिया गया है। अब जो है इसके चारों तरफ, इस बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव मान लेंगे। किसका पार्ट है ये, इसी बंद पृष्ठ का ये पार्ट है। एक छोटा सा अवयव ले लिया, किसके चारों तरफ, बिंदु P के चारों तरफ, ऐसा माना। और ये माना गया कि इसका जो है जो क्षेत्रफल अवयव है वो क्या है भाई, डीए है। क्षेत्रफल अवयव कितना है, डीए है, यानी कि ये इसका। अब उसके बाद से ये मान लिया गया कि मूल बिंदु से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, r है। लिख देते हैं यहाँ पे, बिंदु P की दूरी कितनी है, r है। चलिए ठीक है, लिख लिया। और dA का क्षेत्रफल वेक्टर, इस dA का यानी कि देखिए यही क्षेत्रफल अवयव है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा। तो बताया था आप लोगों को, कॉन्सेप्ट याद होगा शायद आप लोगों को, कि पृष्ठ के हमेशा जो है लंबवत, यानी कि ये मान लीजिए कि बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, तो इसके ठीक लंबवत क्या होगा, इसका वेक्टर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर होगा, सॉरी क्षेत्रफल वेक्टर होगा। तो अब देखिए, ये अगर छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया गया है तो ये भी एक तरह का जो है पृष्ठ ही है। तो इसका मान लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को आएगी इसलिए कि ये 3D फिगर है, आप लोगों को 2D में समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर इस दिशा में है, क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है, यानी कि इस पृष्ठ के ठीक लंबवत आप लोग कल्पना करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से पृष्ठ के लंबवत है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है भाई, ये मान लीजिए आवेश रखा हुआ है, तो बिंदु P पर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वो कितना होगा, तो उसको मान लिया गया क्या कि इस पर जो आवेश है, वैद्युत क्षेत्र है, वो कितना है, वेक्टर E है, और किस दिशा में है भाई, तो देखिए ये प्लस आवेश है, तो इससे दूर की तरफ होगी, ठीक है। तो यानी कि ये जो है इस दिशा में होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। अब देखिए इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, थीटा। मान लेते हैं क्या है, इन दोनों के बीच कोण थीटा है, ठीक है। अब इस E की दिशा किधर होगी भाई, तो E की दिशा OP की दिशा में होगी। देख सकते हैं आप, किधर है, इस दिशा में, तो O से P की तरफ है, तो OP दिशा में, तो लिखा हुआ है OP क्या अनुदिश होगा, अनुदिश मतलब OP की दिशा में होगा। अब उसके बाद से अब DA से गुजरने वाला, ये जो छोटा सा ही क्षेत्रफल अवयव माना गया है DA, इससे गुजरने वाला जो है वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये पहले निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से उसका इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे या सरफेस इंटीग्रल करेंगे, आप लोगों को इसके पहले बता चुके हैं। तो ये पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, बाहर की तरफ निकलेगा भाई, देखिए ये बाहर की तरफ निकलेगा। इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण फ्लक्स किधर निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलना है। तो जो है डीए से गुजरने वाला बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो देखिए छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, तो उसके कारण हम क्या मानेंगे, डी फाई ई मानेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव मानेंगे फाई का, ठीक है। तो ये कितना होता है भाई, ई डॉट डीए, पहले बता चुके हैं आप लोगों को, ई डॉट क्या होगा, डीए, ठीक है। अब ये ई डॉट डीए वास्तव में है क्या, ई डीए कॉस थीटा, कई बार बता चुके हैं, एक बार और जान लीजिए कि ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिखा जा सकता है ए बी कॉस थीटा। तो ठीक वही चीज यहां भी ई डी ए क्या होगा, कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे जहां थीटा, यहां एक लाइन लिख लेंगे आप लोग कि जहां थीटा बराबर वेक्टर ई तथा डीए के
बीज कोण। ठीक है, इतनी बात आप लोग लिख लेंगे ताकि आप लोगों को बाद में भी याद रहेगा कि थीटा कहां से आया। ठीक है, थीटा कैसे आया, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद से आप जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है। आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं, बता चुके हैं कि ई बराबर वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। ये आप लोगों को पता है। यहां के लिए भी यही होगा, यहां के लिए भी क्या होगा, यही होगा। क्यों? क्योंकि आवेश Q है। ठीक है, आवेश Q है और बीच की दूरी क्या है, एक आवेश से जो बिंदु लिया गया है उसकी दूरी क्या है, r है, तो r² हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2। ये पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद से करना क्या है आप लोगों को, देखिए इसमें भी E है, यहां देख सकते हैं आप लोग कि E है, तो इसी E के जगह पे ये वैल्यू ले जाके पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 से E का मान, समीकरण 2 से E का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब जो है, अब इसके बाद अब इसको हटा देते हैं। रख देते हैं मान, तो क्या आएगा भाई, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, तो ई के जगह पे, सॉरी ई के जगह पे हम लोग रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, और डी ए क्या हो जाएगा भाई, cos थीटा। ठीक है, ये केवल वैल्यू सिंपल तरीके से ये क्या किया गया, वैल्यू पुट कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद से थोड़ा सा और इसको जो है सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करिए, ऐसे लिखिए फाई ई इज इक्वल टू, ये देखिए Q/ लिखा जा सकता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको इसका बटा लिखिए आप r², यानी कि dA cos थीटा अपान क्या हो जाएगा, r²। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जो है क्यों लिखा जाएगा अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से इसके जगह पे हम लोग जो है पुट कर सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा। आप लोग याद करिए, इसके पहले बता चुके हैं घन कोण में बताए थे, घन कोण डी ओमेगा इज इक्वल टू, आप लोगों को अगर याद होगा तो याद करिएगा, अगर जो इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों में से कोई नहीं देखा होगा तो जाकर के वहां देख लीजिएगा, ये बता चुके हैं। तो ये जो है डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी ए कॉस थीटा अपान r²। तो इसका मतलब इसके जगह पे हम डी ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी ओमेगा लिख लिया, जो क्या है ये क्या है भाई, घन कोण है, घन कोण। ठीक है, ये बताया जा चुका है। अब उसके बाद से अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व ये करेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर जाने वाली, भाई ये छोटा सा अवयव के लिए के से बाहर जाने वाले फ्लक्स रेखाओं को निकाला, वैद्युत फ्लक्स को निकाला। अब पूरे पृष्ठ से बाहर जाने वाले फ्लक्स को निकालना है आप लोगों को। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला, इस चीज को लिख लेते हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स आप देखिए, यानी कि कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स हम क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा d∅, यानी कि इसी का इंटीग्रेशन आप लोगों को करना है। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप लोग करेंगे तो d∅ का हम क्या बताया थे, फाई हो जाएगा। ठीक है, dx का क्या होता है, x हो जाता है, तो वैसे ये हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब जरा बताइए, ये जो है क्लोज्ड इंटीग्रेशन करिए, सरफेस इंटीग्रल करिए, बात एक ही है। तो अब जो है इसमें कांस्टेंट जो होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, बताए थे आप लोगों को। तो कांस्टेंट इसमें कौन है, यही ना कांस्टेंट है आपका
तो ये इसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि क्यू भी नहीं बदल रहा है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता ही है। तो टोटल कांस्टेंट को बाहर कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई, ये टोटल कांस्टेंट को जब आप बाहर करेंगे तो ये मिलेगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। ठीक है, बात इतनी मेरी समझ में आ गई। अब उसके बाद से अब जरा याद करिए कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ या सरफेस इंटीग्रल ऑफ ये जो है डी ओमेगा को, डी ओमेगा कितना आया था आप लोगों को याद होगा, तो ये आया था 4 पाई, हमने सॉल्व करके दिखाया था इसको। तो अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, इसके जगह पे लिख सकते हैं, देखिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू वास्तव में कितनी होती है, 4 पाई के बराबर होती है। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यही तो गॉस का नियम है, यही तो गॉस का प्रमेय है, यही तो गॉस साहब ने कहा था। यहां पे जो है यहां पे लिख लेंगे कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या आया था, 4 पाई आया था। ठीक है, ये कैलकुलेट करके दिखाए थे इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अब जो है तो ये जो है ये निकल के आ गया गॉस का प्रमेय, देख लीजिए, यानी कि गॉस के प्रमेय का क्या हो गया, सत्यापन हो गया। तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि पूरा आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा या कोई क्वेश्चन बन रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।